Okay, hello, good afternoon. Am I audible to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Good afternoon. Okay, good afternoon everyone. चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. मुझे लगता है कल के लेक्चर को अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं तो कल मैंने आपको रिकर्जन के प्रोग्राम सिखाए थे, याद है आपको? रिकर्जन जिसका डेफिनेशन था व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इट इज कॉल्ड एज रिकर्जन, राइट? जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है रिकर्जन के प्रोग्राम में अगर दिमाग में दो चीजें क्लियर हैं तो वो प्रोग्राम काफी सिंपल बन जाते हैं. सबसे पहले आपके दिमाग में पता होना चाहिए आपको कि आपका टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है. याद है ना, ये मैंने बोला था. एंड सेकंड, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मेरा जनरल फॉर्मूला क्या बनता है. अगर टर्मिनेशन कंडीशन क्लियर है, अगर जनरल फॉर्मूला पता है, तो हम लोग इजीली रिकर्जन के प्रोग्राम्स कर सकते हैं. फाइन. हमने बहुत सारे रिकर्जन के प्रोग्राम देखे थे और अपना फंक्शन चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था. बस एक आध दुगड़ा कुछ टॉपिक है जो आज मैं कंप्लीट करके मे बी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपना यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. फाइन स्टूडेंट. एक्चुअली फंक्शन चैप्टर खत्म तो हो गया है मेरा, बट स्टिल एक प्रोग्राम है जो मैंने आपके प्रैक्टिकल लिस्ट में डाला है, जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम है पास्कल ट्रायंगल. अगर आपने भी एक्सपेरिमेंट लिस्ट अच्छे से देखा रहेगा तो आपने भी उधर देखा रहेगा पास्कल ट्रायंगल करके एक एक्सपेरिमेंट है विच आई पुट इन योर एक्सपेरिमेंट लिस्ट. पास्कल ट्रायंगल थोड़ा सा अलग एक्सपेरिमेंट है या अलग पैटर्न है, एंड दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट द स्पेशल पैटर्न. तो आज मैं अपने लेक्चर में पहले आपको पास्कल ट्रायंगल का प्रोग्राम लेने वाला हूं. पास्कल ट्रायंगल का प्रोग्राम मतलब इट इज अ पैटर्न का प्रोग्राम. पैटर्न्स याद है ना, हमने कुछ दिनों पहले फॉर लूप के बाद हमने पैटर्न्स देखे थे. यू रिमेंबर पैटर्न्स? Yes, sir. Yes, sir. तो वही सारे फंडे इस्तेमाल करके मुझे पास्कल ट्रायंगल का पैटर्न लिखना है. शैल आई बिगिन देन? Yes, sir. चलिए Yes, sir. मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और आप प्रोग्राम का क्वेश्चन लिख दीजिए. ये रहा वो क्वेश्चन. राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम यूजर. हाँ सर, हमें पता है पैटर्न के प्रोग्राम में यूजर से नंबर ऑफ लाइन को एक्सेप्ट करना पड़ता है. एंड डिस्प्ले पास्कल ट्रायंगल. मैं नीचे पास्कल ट्रायंगल भी बना देता हूं जो दिखने के लिए कुछ ऐसा होता है. सबसे पहला नंबर होता है 1, उसके नीचे 1 एंड 1, उसके नीचे 1, इन दोनों का एडिशन 2, अगेन 1, उसके नीचे अगेन 1, इन दोनों का एडिशन 1 एंड 2 का एडिशन 3, 2 एंड 1 का एडिशन 3, अगेन 1, नेक्स्ट भी 1. नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा इसके बाजू में? 4, 4. नेक्स्ट नंबर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? 6, नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए? 4, 4. एंड कहने से लास्ट नंबर अगेन वुड बी 1. सबको समझा पास्कल ट्रायंगल? तो ऐसा मुझे मेरा पास्कल ट्रायंगल बनाना है, इसका मुझे कोड लिखना है. आपने क्वेश्चन लिखा रहेगा, लिखा सबने क्वेश्चन? Yes, sir. पास्कल ट्रायंगल भी लिखा आपने, कैसा होता है? Yes, sir. बस दो चीजें याद रखनी है. पास्कल ट्रायंगल के ना मैं पर्पसली प्रोग्राम इसके लिए ले रहा हूं क्योंकि जब मैं गूगल बिगल पे भी देखता हूं ना पास्कल ट्रायंगल का प्रोग्राम, तो हर प्रोग्रामर ने पास्कल ट्रायंगल का बहुत सारा भलता भलता लॉजिक बता के रखा है. एंड आई डोंट वांट कि आप उस लॉजिक में कंफ्यूज हो या आप कुछ गलत टेक्निक यूज करो. इसके लिए मैं आपको ये प्रोग्राम ले रहा हूं. पास्कल ट्रायंगल के बारे में मैथमेटिकली जितना हम सब जानते हैं वो ये है कि पास्कल ट्रायंगल के अंदर के ये जो नंबर्स होते हैं ना, ऑल दोज नंबर्स आर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स. ये सारे जो पास्कल ट्रायंगल के नंबर्स है ना, सारे नंबर, ये सारे क्या है पता है क्या? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है.
अभी बाइनोमियल बोला तो फटाक से दिमाग में बाइनोमियल का फॉर्मूला याद आना चाहिए। याद है कुछ लेक्चर के पहले फंक्शन चैप्टर के अंदर ही मैंने बाइनोमियल का एक प्रोग्राम लिया था। आप में से कोई तो प्लीज अनम्यूट करके मुझे बाइनोमियल का फॉर्मूला बता सकते हो? क्या आता है फॉर्मूला बाइनोमियल का? n factorial divided क्या बात by है, वेरी गुड। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू व्हाट? n minus r factorial. n n minus r r फैक्टोरियल। यार ये फॉर्मूला तो सबको बाय हार्ट ही रहेगा ना, ये तो आपको पहले से पता था, राइट ना स्टूडेंट? Yes, यस sir. और Yes. नो? बस एक सिंपल सा ट्रिक आपको बता रहा हूं कि फॉर्मूला आप यही यूज करोगे सारे नंबर्स को प्रिंट करने के लिए। बस फर्क ये करोगे कि आप n के बदले यूज करोगे i और r के बदले यूज करोगे j। मुझे लगता है ये याद रहेगा सबको, याद रहेगा ना सबको? n के बदले क्या यूज करोगे I. और r के बदले क्या यूज करोगे? J. अरे भाई हाँ या ना? मतलब आप मुझे बोलो रिवाइज्ड बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या आएगा? I factorial by j factorial अपॉन minus इनटू i माइनस j फैक्टोरियल। यस और नो? yes sir. यस, क्योंकि आपको पता है ना वो पैटर्न वाले प्रोग्राम में अपने को i और j दोनों को यूज करना पड़ता है। हाँ या ना? Yes sir. हाँ sir. समझा? तो चलो ज्यादा दिमाग का दही नहीं करता, फटाफट प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूँ। ये येलो में जो लिखा वो याद रहेगा सबको? Yes sir. Yes, sir. रिस्पॉन्स तो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। यस और नो? Yes, sir. कहने से Yes, sir. दोस्तों इधर मुझे बहुत सारे टर्म का फैक्टोरियल निकालना है, दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. तो मैं सबका थोड़ी इंडिविजुअली फैक्टोरियल निकालते बैठूंगा। एक काम करूंगा, फैक्टोरियल निकालने के लिए एक फंक्शन बनाऊंगा फैक्ट करके। मुझे लगता है फैक्ट फंक्शन तो हमने वो सीरीज वाले प्रोग्राम में भी किया था। अभी तक तो सबका बाय हार्ट हो भी गया रहेगा फैक्ट नाम का फंक्शन। फटाफट मुझे बोलिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा हैश इंक्लूड, इधर आएगा stdio.h। बहुत सारे टर्म का फैक्टोरियल चाहिए ना, तो एक फैक्ट नाम का फंक्शन ही बना देते हैं। ओवर टू यू, बताइए मुझे मैं क्या लिखूंगा? Int fact. वेरी Int गुड, fact. मुझे इतना ही फास्ट आंसर चाहिए सबसे। Int n. बरोबर। Int n. अंदर इंट Int आई I. लगेगा f equal और to f 1 इज इक्वल टू 1 लगेगा। बरोबर, आगे आगे आगे। or I equals to 1. और i इज इक्वल टू 1, आगे। I less than or equal to n. लेस देन इक्वल टू n, आगे। i प्लस I plus प्लस। plus. ठंडे क्यों पड़ गए? अरे यार ये 4-5 बार किया F आपने। equals to हाँ, f इज इक्वल टू f f into इंटू I. i। और इवन इतना ही Written आपने F. तो लास्ट टाइम वो रिकर्सिव फैक्टोरियल भी लिखा है, राइट ना? Yes, sir. वो n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1 याद है, कल ही हमने देखा था। Yes, sir. कोई भी आप फैक्ट का फंक्शन यूज करो तो भी चलेगा। अच्छा, फैक्टोरियल का आंसर किसके अंदर आएगा? इधर F के अंदर. कहने से इधर मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न Return f। यस और नो? Yes, sir. yes sir. एंड कहने से इसके बाद चालू हो जाएगा मेरा मेन फंक्शन। सर सर सर, मेन फंक्शन के अंदर ना इस बार सर हम लोग को पैटर्न बनाना है। पैटर्न पैटर्न दोस्तों, पैटर्न के लिए कौन कौन से वेरिएबल लगते हैं पता है क्या आपको? सबसे पहले तो मुझे यूजर से नंबर ऑफ लाइन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बरोबर? Yes, sir. Yes अरे sir. पैटर्न है, पैटर्न है मतलब कहने से सर आई लगेगा जे लगेगा, हाँ या ना? हाँ sir. एंड कहने हाँ, से sir. इस वाले पैटर्न को जरा देखो, आपको राइट साइड में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो इधर स्पेस लगने वाला है क्या रे? Yes sir. Yes, sir. तो कहने से स्पेस के लिए याद है मैं एस करके वेरिएबल यूज करता था। एंड Yes, कहने sir. से अंदर के नंबर्स को प्रिंट करने के लिए न्यूमेरिक पैटर्न है ना, सब याद करो। न्यूमेरिक पैटर्न में नंबर्स को प्रिंट करने के लिए ए करके वेरिएबल यूज करता हूं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. चलिए यूजर से क्या एक्सेप्ट करोगे आप? N. Enter n. हाँ, तो इधर मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंटर नंबर ऑफ लाइंस। मेरा स्क्रीन सबको प्रॉपर दिख रहा है ना रे? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो स्कैन Scan है F. डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या
परसेंटाइल D. D, कॉमा Percentile D, एड्रेस ऑफ n। Address of n. बरोबर। अच्छा, पैटर्न असेंडिंग है या डिसेंडिंग पैटर्न है? Ascending. अरे इतना टाइम Ascending. तो आप लोगों को लगेगा। Ascending. असेंडिंग या डिसेंडिंग है? Ascending. तो Ascending. x का वैल्यू क्या आएगा, याद करके बताइए, 0 या n-1? n-1. N वेरी minus गुड। हाँ, अगर डिसेंडिंग होता तो 0 आता और s प्लस प्लस करना पड़ता, लेकिन असेंडिंग है तो s का वैल्यू आएगा n-1 और मैं हर इटरेशन में क्या करूंगा, s माइनस माइनस। यस और नो? yes sir. Yes sir. के आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पैटर्न असेंडिंग है मतलब i वाला फॉर लूप कहां से कहां तक जाएगा? 1 से n 1 तक. से लेके n तक. चलो चालू हो जाओ, बताइए मैं क्या लिखूंगा। फॉर I equals to 1. i I इज less इक्वल than क्या क्या equal क्या to क्या क्या n. i इज इक्वल टू 1 1 से लेके One. कहां तक? n n तक. तक. बरोबर। यस, इधर एक छोटू सा चेंज है, मैं i को ना 1 से चालू नहीं करूंगा। उसके पीछे रीजन है, i को मैं 1 से चालू इसके लिए नहीं करूंगा क्योंकि दोस्तों ये जो आपके पैटर्न का पहला 1 है ना, पहला 1 ये दिख रहा है, पहला वाला 1, Yes sir. ये एक्चुअली 0 का फैक्टोरियल है। किसका फैक्टोरियल है? 0 का। तो बस इधर एक छोटा सा अपने को चेंज करना है, रादर देन i को मैं 1 से चालू करूं, मैं i को चालू करूंगा 0 से। क्या से नॉर्मली हम लोग जाते थे 1 से लेके n तक। 1 से लेके n तक कितनी बार होता है टोटल? n times. n N times. times. तो अगर मैंने 0 से चालू किया ना, मुझे इटरेशन उतनी रखने हैं। तो अगर मैं 0 से चालू कर रहा हूं तो मैं जाऊंगा i इज लेस देन n तक। आप प्लीज दिमाग लगाइए, 1 से लेके n तक भी उतना ही होता है जितना 0 से लेके लेस देन n होता है। यस Yes. और नो? Yes sir. Yes sir. नहीं समझा मैंने क्या बोला? समझा सर. समझा समझा. sir. से इधर मैं बस 0 से चालू करूंगा। 0 से भी क्यों चालू किया सर ने, पता चला सबको? क्यों 0 से चालू किया? क्योंकि जो पहला वाला टॉप मोस्ट 1 है ना, वो किसका फैक्टोरियल है? 0 Zero का. का. इसके लिए दोस्तों 0 इधर का. आपको 0 से चालू करना पड़ेगा। तो 0 से लेके लेस देन n, आगे i प्लस प्लस। चलो अंदर अंदर याद है, पहले हम लोग स्पेस वाला फॉर लूप लिखते हैं। स्पेस के लिए हमने s करके वेरिएबल बनाया, बरोबर ना? चलो मुझे कोई तो स्पेस वाला फॉर लूप बोलो, कैसा रहेगा? फॉर, अरे स्पेस वाला फॉर लूप। j equals to 1. j हाँ equals to आगे 1. j लेस देन इक्वल टू s, S. बरोबर ना? j प्लस Yes, प्लस, ये फॉर लूप किसके लिए होता है? स्पेस के लिए. Space के लिए. सो व्हाई आर यू वेटिंग? अंदर क्या लिखूंगा मैं? प्रिंटफ, Printf. ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड Space. कॉमा में स्पेस, बरोबर। याद रहेगा ये फॉर लूप किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? स्पेस के लिए. चलिए आगे कहने से नंबर को प्रिंट करने वाला फॉर लूप, नंबर को प्रिंट करने वाला फॉर लूप, विद इन दी रो को प्रिंट करने वाला फॉर लूप, पता है ना कहां से कहां तक होता है? तो कहने से उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा फॉर j इज इक्वल टू, कहां से कहां तक होता है रे j वाला फॉर लूप? 1 से i तक. बरोबर बोला। कहां से कहां तक होता है? जोर से बोलो एक बार। 1 से i 1 से तक. I तक. एग्री एवरीवन? अरे यार ये सब सिखा चुका हूं मैं आपको। यस सर। लेकिन इस बार का आई ही कहां से स्टार्ट हो रहा है रे? 0. 0 से. तो अगर मुझे उसको आई तक लेके जाना है, कहने से यार जे को भी मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा 0 से। तो j इज इक्वल टू 0 से लेके j लेस देन इक्वल टू i तक। पहले i भी 1 से था, इसके लिए j भी 1 से चालू किया था। अभी i अगर 0 से है तो j को भी किधर से चालू करूंगा? 0 से। यस और नो? यस सर. आगे कहने से मुझे लिखना पड़ेगा j प्लस प्लस। ये j वाला फॉर लूप किसके लिए होता है? कोई तो याद करके बताओ मुझे, किसके लिए होता है j वाला फॉर लूप? ईच रो के एलिमेंट्स को print बरोबर, करने के- विद इन दी रो के अंदर जाके एलिमेंट्स को क्या करने के लिए? प्रिंट करने के लिए। लेकिन न्यूमेरिक पैटर्न है, बरोबर ना दोस्तों? यस सर.
तो Yes. न्यूमेरिक पैटर्न में नंबर्स को प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ए, लेकिन जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही बोला था, ये जो नंबर्स हैं वो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं। किसके कोएफिशिएंट्स हैं? बाइनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स। जितना मुझे भी दिख रहा है आपको भी राइट साइड में बाइनोमियल का फॉर्मूला दिखता रहेगा। क्या फॉर्मूला होता है बाइनोमियल का? अरे बाइनोमियल का फॉर्मूला राइट साइड में दिख रहा है क्या? येलो में लिखा है मैंने। यस सर। Yes, sir. तो बोल B क्यों नहीं equals to रहे Yes, आप? sir. B equals to I factorial upon J हाँ, factorial एन के बदले into I आई यूज minus करोगे, आर के बदले जे यूज करोगे। तो सबसे पहले क्या आएगा बताइए मुझे, किसका फैक्टोरियल? I का. I I का. लेकिन फैक्टोरियल निकाल के देने का काम कौन सा फंक्शन कर रहा है? fact function. function। तो आई का फैक्टोरियल लिखने के लिए कैसे मैं लिखूंगा? फैक्ट ऑफ आई। Yes, sir. यस और नो? Yes Yes, sir. yes sir। आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। डिवाइड बाय J J factorial. का factorial fact लिखने J से क्या लिखूं? Fact फैक्ट J ऑफ क्या? Fact of J. हाँ आगे। into fact of I minus J। इनटू फैक्ट ऑफ fact क्या? of I minus J. I minus J. माइनस जे। मैंने क्या लिखा, सबने सुना क्या? Yes, sir. अच्छा, Yes sir। Yes, sir. आंसर किसके अंदर आएगा? A के अंदर। प्रिंट करना एक पड़ेगा ना उसको मुझे, तो कहने से इधर मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटाइल डी। अच्छा, एक और बात, इधर पैटर्न में कहने से हर नंबर प्रिंट होने के बाद बाजू में स्पेस आना चाहिए। Yes sir। Yes, sir. तो कहने से इधर मैं लिखूंगा प्रिंट एफ परसेंटाइल डी स्पेस, और परसेंटाइल डी के बदले मैं वैल्यू प्रिंट करूंगा ए का। मैंने स्पेस क्यों डाला सबको समझा ना रे? क्योंकि परसेंटाइल डी के बदले नंबर प्रिंट होगा, लेकिन बाजू में क्या आना चाहिए? स्पेस। इधर कहने से मेरा जे वाला लूप खत्म। जे वाला लूप खत्म होने के बाद आपको पता है ना, कंट्रोल नए लाइन में जाने के लिए प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा में बैकस्लैश एन लिखते हैं हम लोग। Yes sir। स्टूडेंट यस और नो? Yes, sir. Yes sir। Yes, sir. एंड इधर स्पेस का वैल्यू कम कम होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है? कम हो रहा है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एस माइनस माइनस। इधर कहने से मेरा आई वाला लूप खत्म। ब्रैकेटिंग दिख रहा है सबको? हाईलाइट दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes sir। Yes, sir. एंड कहने से रिटर्न जीरो मार के मेरा मेन फंक्शन खत्म। मेरा कोड समझा सबको? Yes Yes, sir। sir. Yes, sir. क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इधर परसेंटाइल डी के बाजू में मैंने स्पेस क्यों लिखा, मुझे बताइए। और नंबर के बाद नंबर के बाद स्पेस आ रहा है. दूसरा क्वेश्चन, इधर आई को मैंने स्टार्टिंग वाली जीरो क्यों दिया, मुझे बताइए। क्योंकि Zero स्टार्टिंग का 0 first का number फैक्टोरियल है। Factorial. सबको समझा कोड क्या लिखा है? Yes, Yes sir. sir। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आपके सामने इसको मैं करता हूं सेव। P1 डॉट सी एक्सटेंशन से सेव। ठीक है, इसको भी करेंगे कंपाइल। कंपाइल हो गया, इसको भी करेंगे रन। एंटर नंबर ऑफ लाइन, सपोज नंबर ऑफ लाइन मैंने एंटर किए 5, कहने से मुझे या ये वाला आउटपुट दिखाई देगा। दिख रहा है सबका आउटपुट? Yes sir। एंड इज इट Yes, sir. क्लियर? Yes sir। Yes, sir. Yes, पक्का? sir. चलिए कंप्लीट कीजिए।
सर हाँ जी, सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए ना। ओके, वही किया मैंने भी। ओके, डन एवरीवन? डन सर। ठीक है, हुआ सबका लिख के? यस सर। यस। तो आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक है, एक्चुअली टॉपिक जो है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो आपके चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है स्टोरेज क्लासेस। हाँ, लेकिन वो जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक के अंदर फंक्शन का भी पार्ट चाहिए था। इसके लिए हम लोग ये टॉपिक को कभी भी चैप्टर नंबर 1 में नहीं पढ़ाते। जब फंक्शन हो जाता है तब हम लोग उस टॉपिक को पढ़ाते हैं। तो अभी अपना फंक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी हम लोग उस टॉपिक को देख सकते हैं। मेरे टॉपिक का नाम है स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस एक्चुअली मेरे वेरिएबल्स के टाइप होते हैं। वेरिएबल्स के टाइप आर नथिंग बट द स्टोरेज क्लासेस। टोटल ना 4 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल मतलब समझ में आता है ना, जो मैं लिखता हूं ना, इंट ए वगैरह, ऐसे वेरिएबल। देयर आर टोटल ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप है वेरिएबल के। अगर मैंने मेरे सपोज प्रोग्राम के अंदर सिर्फ लिखा इंट ए, जैसे मैं अभी तक कोई भी वेरिएबल बना रहा था, देन दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एज ऑटो वेरिएबल। क्या बोलता हूं मैं इस वेरिएबल को? ऑटो वेरिएबल। मतलब अभी तक मैंने जितने भी प्रोग्राम किए, ऑल प्रोग्राम के अंदर जो भी वेरिएबल्स यूज किए, ऑल दे आर ऑटो वेरिएबल। अगर मैंने वेरिएबल के सामने कुछ भी नहीं लिखा, ये वन आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऑटो कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऑटो कीवर्ड इज अ डिफॉल्ट। आपने उसको लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। आपने सिर्फ इंट ए लिखा या आपने ऑटो इंट ए लिखा, दोनों का मतलब एक ही माना जाएगा। ऐसे वेरिएबल को मैं बोलता हूं ऑटो वेरिएबल। अब आप बोलोगे सर ठीक है ऑटो वेरिएबल है तो क्या? अभी ये जो स्टोरेज क्लासेस है ना 4 टाइप के, उसमें से पहला है ऑटो। ये अपने को ना वेरिएबल के बारे में 4 चीजें बताते हैं। वो आपको सबसे पहले बताएंगे कि आपका पर्टिकुलर वेरिएबल स्टोर कहां पे होगा, मतलब उसका मेमोरी लोकेशन क्या है। वो आपको बताएंगे कि आपका पर्टिकुलर वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब क्या पता है क्या? अगर मैंने वेरिएबल को कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दिया और फिर भी अगर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैंने यूज किया या प्रिंट किया, तो उसका क्या वैल्यू प्रिंट होगा? दैट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट वैल्यू। स्टोरेज क्लासेस आपको बताएंगे कि आपके पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप क्या रहेगा। स्कोप मतलब उसको मैं कहां पे यूज कर सकता हूं। एंड स्टोरेज क्लासेस मुझे बताएंगे कि मेरे पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ क्या रहेगा। लाइफ मतलब कब तक यूज कर सकता हूं।
स्कोप मतलब उसको मैं कहाँ पे यूज कर सकता हूं, और लाइफ मतलब कब तक यूज कर सकता हूं। ये सारे मुझे बताएंगे मेरे स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, ऑटो स्टोरेज क्लास की बात करूं जो अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे, मेरे ऑटो स्टोरेज क्लास का मेमोरी होता है रैम मेमोरी। रैम मेमोरी मुझे लगता है सब लोग सेकंड सेम को हो, और भले आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के, लेकिन सबको रैम का मतलब तो पता रहेगा, राइट ना। अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में दो टाइप की मेमोरी होते हैं, इवन अपने मोबाइल फोन में भी। एक को हम लोग बोलते हैं रैम मेमोरी, एक को हम लोग बोलते हैं रोम मेमोरी। रोम को हम लोग कभी कभी हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, रैम को हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो अगर आप कोई नॉर्मल वेरिएबल बना रहे हो इंट ए, और आपने कुछ भी नहीं लिखा आगे, तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटो माना जाता है, बरोबर। ऑटो का मेमोरी होता है रैम मेमोरी, मतलब वो मेरे रैम में जाके स्टोर होता है। मेरे ऑटो वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू होता है गार्बेज वैल्यू। गार्बेज मतलब एनी रैंडम नंबर। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए ना, मैंने ए को कोई भी वैल्यू नहीं दिया, और फिर भी अगर मैंने ए को प्रिंट किया ना, मुझे मेरे आउटपुट विंडो में ए का एक रैंडम गार्बेज वैल्यू मिलेगा। गार्बेज मतलब एकदम रैंडम नंबर जिसका किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता, एक एब्रप्ट रैंडम नंबर दिखाई देता है अगर मैंने ऑटो वेरिएबल को प्रिंट किया या उसको मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया तो। उसका स्कोप होता है लोकल। स्कोप लोकल होता है मतलब मैं मेरे ऑटो वेरिएबल को फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकता हूं, मैं ऑटो वेरिएबल को फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकता। और लाइफ के बारे में हम लोग कमेंट करते हैं, मतलब कब तक यूज कर सकते हैं, तो जब तक कंट्रोल फंक्शन के अंदर है मैं मेरे ऑटो वेरिएबल को यूज कर सकता हूं। जैसे मैं मेरे फंक्शन के बाहर आया, मैं मेरे ऑटो वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता। सुना? थोड़ा सा मेरा स्पीड ज्यादा रहेगा क्योंकि बहुत सारा देखना है ना, नहीं तो फिर वो बोर करेगा। एक बार फिर से बोलता हूं, आप जरा मेरी हेल्प करो बीच बीच में। ऑटो वेरिएबल मेमोरी क्या रहेगा, कहां पे जाके स्टोर होंगे ऑटो वेरिएबल? रैम में। जल्दी जल्दी सब लोग, उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? गार्बेज वैल्यू। उसका स्कोप क्या होता है? लोकल। मतलब उसको मैं फंक्शन के अंदर यूज कर सकता हूं, बरोबर। और उसका लाइफ क्या रहेगा, जब तक कंट्रोल किसके अंदर है, फंक्शन के अंदर है, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे ही फंक्शन के बाहर आया, मैं ऑटो वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता। ऑटो के बाद जो मेरा दूसरा स्टोरेज क्लास है उसका नाम है रजिस्टर। हां, अगर किसी वेरिएबल को मुझे रजिस्टर वेरिएबल बनाना है तो उस वेरिएबल के आगे मुझे रजिस्टर करके कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ए को मुझे रजिस्टर बनाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा रजिस्टर इंट ए करके, तब जाके वो रजिस्टर माना जाएगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट ऑटो माना जाता है। तो रजिस्टर के लिए आपको रजिस्टर करके कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। सर रजिस्टर और ऑटो में क्या फर्क है? उनका डिफॉल्ट वैल्यू, रजिस्टर का डिफॉल्ट वैल्यू भी गार्बेज वैल्यू होता है। रजिस्टर को भी मैं फंक्शन के अंदर ही यूज करता हूं, मतलब इसका स्कोप भी रहेगा लोकल, उसका लाइफ भी फंक्शन के अंदर ही होता है। बस फर्क है उसके मेमोरी में। रजिस्टर वेरिएबल जो होते हैं ना, वो आपके कंप्यूटर के रजिस्टर मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। रजिस्टर मेमोरी is a part of your RAM, which is also called as the fastest memory of your system. कभी कभी आपने आपके कंप्यूटर के ऊपर कैश करके ऐसा वर्ड देखा रहेगा, CACHE। हैव यू नोटिस समथिंग, ऐसा कभी कुछ वर्ड आपने एक्सपीरियंस किया है कंप्यूटर में, कभी देखा है? यस सर। Yes, sir. Cache memory. That cache memory is nothing but the register memory. It is the fastest memory of your system.
इसका मतलब है जो वेरिएबल रजिस्टर मेमोरी के ऊपर होता है ना, वो सबसे फास्ट मैं एक्सेस कर सकता हूं। तो अगर आपने किसी को रजिस्टर वेरिएबल बना दिया तो उसका एक्सेस सबसे फास्ट रहेगा, उसको आप सबसे फास्ट क्विकली एक्सेस कर सकते हो। अभी आप बोलोगे सर फिर ये तो बेस्ट है, हम लोग सबको रजिस्टर में रख देते हैं। नहीं ना, रजिस्टर का ना लिमिटेशन होता है साइज का। आप बहुत कुछ रजिस्टर मेमोरी के ऊपर नहीं रख सकते, इसके लिए हम लोग रजिस्टर को नॉर्मली यूज नहीं करते, अदरवाइज वो आपके बाकी सारे प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। तो वो अवॉइड करने के लिए हम लोग रजिस्टर नॉर्मली यूज नहीं करते। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल बहुत फास्ट एक्सेस होना चाहिए, तो आप उसको रजिस्टर रख सकते हो। दैट इज द एडवांटेज ऑफ रजिस्टर वेरिएबल। एंड बाकी उसका डिफॉल्ट वैल्यू, स्कोप, लाइफ एग्जैक्टली सेम है एज दैट ऑफ माय ऑटो वेरिएबल। जो मेरा तीसरा टाइप है उसका नाम है स्टैटिक। अगेन, अगर किसी वेरिएबल को मुझे स्टैटिक वेरिएबल बनाना है तो उसके आगे मुझे स्टैटिक करके कीवर्ड यूज करना पड़ता है। कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा? स्टैटिक। तो स्टैटिक कीवर्ड यूज करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? मेरा स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा। मुझे लगता है मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं क्या? थोड़ा सा और स्लो डाउन हो जाऊं मैं? नो सर। अच्छा, एक बार मेरी तसल्ली के लिए फिर रजिस्टर को रिवाइज करेंगे फटाफट। रजिस्टर का मेमोरी क्या होता है? रजिस्टर मेमोरी में सेव होता है। बराबर, जिससे उसका एक्सेस क्या होगा? सबसे फास्ट। बाकी सारे पैरामीटर आपके ऑटो के जैसे ही है, मतलब उसका भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा? Garbage वैल्यू। उसका भी स्कोप क्या रहेगा? local मतलब उसको भी मैं किसके अंदर यूज कर सकता हूं? function जोर से बराबर बोल रहे हो। और उसका भी लाइफ क्या रहेगा? जब तक कंट्रोल किसके अंदर है? फंक्शन के अंदर है। बड़ों में स्टैटिक के पास यस सर। स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए कीवर्ड कौन सा यूज करना पड़ता है? स्टैटिक। जोर से बोलो ना, कौन सा कीवर्ड? स्टैटिक। स्टैटिक। उसका मेमोरी भी रैम मेमोरी होता है। स्टैटिक वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0। मतलब आपको समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? डिफॉल्ट वैल्यू 0 मतलब क्या रे स्टूडेंट? डिफॉल्ट वैल्यू 0 मतलब क्या? मतलब आपको समझा है नहीं इसका मतलब क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या है? अगर हमने उसको कोई वैल्यू नहीं दिया और फिर भी प्रिंट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा? साइज नहीं। अगर हमने उसको कुछ भी वैल्यू नहीं दिया और फिर भी प्रिंट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या कंसिडर किया जाएगा? 0। अरे इधर देखो ना, इधर ए को मैंने कोई वैल्यू दिया था क्या? नो सर। नो सर। लेकिन फिर भी अगर मैंने ए को प्रिंट किया तो ए का वैल्यू क्या प्रिंट होगा? गार्बेज। लेकिन वही अगर वो ऑटो नहीं है, अगर वो मेरा स्टैटिक वेरिएबल है और अगर मैंने ए को प्रिंट किया तो ए का वैल्यू गार्बेज ही नहीं प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? 0 बोलो यार जल्दी जल्दी, क्या प्रिंट होगा? 0 इज इट क्लियर? इसका स्कोप भी ना लोकल रहेगा। लोकल मतलब इसको भी मैं फंक्शन के अंदर यूज कर सकता हूं। एंड लाइफ के बारे में बात करूं तो यस, इसका लाइफ पैरामीटर थोड़ा सा अलग है। इसके लाइफ के बारे में कमेंट किया जाता है द वैल्यू परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। अभी स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो समझने के लिए लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक एग्जांपल देखते हैं अपने स्टैटिक का। फॉर एग्जांपल के अंदर मेरे पास एक मेन फंक्शन है इंट मेन। मैं एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं। मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक फंक्शन को कॉल किया ए करके, फिर से ए को कॉल किया,
फिर से ए को कॉल किया, बाद में रिटर्न 0 और मेन फंक्शन खत्म किया। कर सकता हूं मैं ऑब्वियसली ऐसे। कहने से मेरे पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर फिर मुझे ए फंक्शन का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, राइट है ना। ए फंक्शन के अंदर मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया, मे बी इंट एक्स करके, और वैसे तो अगर मैंने इसको वैल्यू नहीं दिया तो भी चलेगा, आपको पता है उसका डिफॉल्ट वैल्यू माना जाएगा 0, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने इसको सपोज वैल्यू दिया 10 करके, ठीक है। इसके बाद मैंने मेरे पर्टिकुलर x को कर दिया प्रिंट, तो \n परसेंटाइल d x, मैंने x को कर दिया प्रिंट, और फंक्शन खत्म करते करते मैंने इधर लिखा x प्लस प्लस, इधर मेरा a नाम का फंक्शन खत्म। चलिए मुझे बोलिए ये जो कोड है उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए। आउटपुट स्टार्ट कहां से होगा? मेन से। मेन के अंदर क्या है बताइए मुझे पहले। ए का कॉल, मतलब कहां पे जंप मारेगा? पहले ए के डेफिनेशन पे जंप मारेगा, बरोबर। अरे हाँ या ना, इधर से इधर जंप मारेगा, एग्जीक्यूट करेगा। Yes, sir. एग्जीक्यूशन में क्या बोल रहा है? एक्स को क्या वैल्यू दो पहले? 10 10, बाद में क्या प्रिंट करो? 10 x को प्रिंट करो। 10 प्रिंट करेगा। बाद में क्या हो रहा है बताइए मुझे, कोड देखिए जल्दी नहीं बोलो। x प्लस 11, x का वैल्यू क्या बन जाएगा? 11। अच्छा, कहने से वापस इधर आएगा जहां से उसने जंप मारा था। यस सर। नीचे देखो, नीचे क्या है रे? अगेन ए का क्या है? कॉल, फिर से क्या करेगा? डेफिनेशन पे जंप jump। मारेगा डेफिनेशन पे। डेफिनेशन पे जंप मारेगा। चलो डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करो, क्या बोलता है बोलिए? x का वैल्यू 10, का वैल्यू हाँ, x का वैल्यू क्या बनेगा? 10 बनेगा। 10 नहीं बनेगा, और वही स्टैटिक का मेन डिफरेंस है। अभी ये ऊपर वाले स्टेटमेंट को जोर से पढ़ो। द वैल्यू परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। परसिस्ट करना मतलब होल्ड करके रखना। जब आप मेरे वेरिएबल को पहली बार क्रिएट करते हो ना, तभी उसका वैल्यू 10 बनता है। बाद में उसका जो भी वैल्यू था चेंज होके वो अपना वही वैल्यू परसिस्ट करके बैठता है। तो जब आओगे अंदर, x का वैल्यू फिर से 10 नहीं बनेगा, वो अपना पुराना वाला वैल्यू परसिस्ट करके रखेगा। व्हाट इज इट्स पुराना वाला वैल्यू? 11, नीचे जब प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा? 11 प्रिंट करेगा। 11 बरोबर। नीचे आएगा x प्लस प्लस, x विल बिकम व्हाट? 12, 12 चलो अभी आप मुझे कंप्लीट करके दे सकते हो, बरोबर ना। अच्छा, फिर से जाएगा जहां से उसने कॉल किया था, बरोबर। अगेन फंक्शन कॉल है, क्या करेगा? फंक्शन डेफिनेशन पे डेफिनेशन पे जंप करेगा। बरोबर। अंदर आओ, क्या होगा बताओ? x का वैल्यू 10 बनेगा या 12 ही परसिस्ट करेगा? 12 ही परसिस्ट करेगा। नीचे जब प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? 12 x प्लस प्लस, x विल बिकम व्हाट? 13 कहने से वापस जाएगा जहां से उसने जंप मारा था, बाद में रिटर्न 0 और कहने से में बाहर। अगर ये स्टैटिक नहीं होता, नॉर्मल होता, तो आपके हिसाब से आउटपुट कैसा आता रे? 10 10 10 आता। बरोबर। बट 10 repeat होता। स्टैटिक है, इससे क्या फर्क पड़ा? सबको समझा क्या? वो अपने पुराने वाले कॉल का वैल्यू ही यूज करता है। द वैल्यू परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर। समझा? और Yes, sir. लेट मी फिनिश द टॉपिक फर्स्ट। जो मेरा चौथा स्टोरेज क्लास है, उस स्टोरेज क्लास का नाम है एक्सटर्न। इसको एक्सटर्न इसके लिए बोला जाता है, एक्सटर्न स्टैंड फॉर एक्सटर्नल। इसको एक्सटर्न इसके लिए बोला जाता है क्योंकि ये जो वेरिएबल होते हैं ना, वो सारे फंक्शन के बाहर होते हैं। ये वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं होते, सभी फंक्शन के बाहर होते हैं।
इसके लिए उनको बोला जाता है एक्सटर्न वेरिएबल। पहला पॉइंट, उनका मेमोरी क्या रहेगा सर? एक्सटर्न वेरिएबल का मेमोरी भी रैम मेमोरी होता है, मतलब सिर्फ रजिस्टर वाले का रजिस्टर मेमोरी है, बाकी सबका रैम है, बरोबर। नेक्स्ट सर, उसका एक्सटर्न वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही होता है, मतलब इसको भी अगर मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दिया और अगर प्रिंट किया तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा? 0। सर इसको मैं कहां पे यूज कर सकता हूं? जैसे मैंने पहले ही बोला, इसका स्कोप ग्लोबल होता है, मतलब इसको मैं किसी फंक्शन के अंदर यूज नहीं करता, सारे फंक्शन के बाहर यूज करता हूं। और सर इनका लाइफ कब तक होता है? जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक इनका लाइफ है। तो इनके लाइफ के बारे में लिखूंगा टिल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कम्स टू एन एंड, अर्थात जब तक प्रोग्राम चल रहा है मैं इनको यूज कर सकता हूं, मेरे एक्सटर्न वेरिएबल को। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला एक्सटर्न वेरिएबल जो होते हैं वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं होते, वो सारे फंक्शन के बाहर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा हेडर फाइल है, पहले हैश इंक्लूड stdio.h, इधर ना मैंने एक एक्सटर्न वेरिएबल बनाया, एक्सटर्न इन x इज इक्वल टू 10, दिख रहा है आपको? कह रहे इस वेरिएबल को मैंने किसी फंक्शन के अंदर बनाया, कह रहे नहीं ना, सारे फंक्शन के बाहर बनाया, इसके लिए इस वेरिएबल को मैं क्या बोलूंगा? एक्सटर्न वेरिएबल। अभी कहने से ये किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, इसके लिए मेरे प्रोग्राम के सारे फंक्शन इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने लिखा पहले इंट मेन, इंट मेन के अंदर मैंने लिखा printf \n परसेंटाइल d, x का वैल्यू प्रिंट किया, बाद में x प्लस प्लस, बाद में a करके फंक्शन है उसको कॉल किया, अगेन printf, जो दिमाग में आ रहा है वो लिख रहा हूं, \n परसेंटाइल d, a का वैल्यू प्रिंट किया, अगेन इधर रिटर्न 0 और मेरा मेन फंक्शन खत्म। इधर a करके फंक्शन है, कहने से उसको भी मुझे फिर डिफाइन करना पड़ेगा, void a, इसके अंदर मैंने लिखा printf \n परसेंटाइल d, मैं x को इधर भी यूज कर सकता हूं, मैंने बोला ना x एक्सटर्न है, मेन के अंदर भी यूज कर सकता हूं, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकता हूं, x प्लस प्लस, ये मेरा a नाम का फंक्शन खत्म। चलो देखते इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। प्रोग्राम में दो फंक्शन है, कौन से दो फंक्शन है बताइए मुझे? मेन और ए। बरोबर, मेन और ए। एग्जीक्यूशन चालू कहां से होगा? मेन से। x का इनिशियल वैल्यू क्या है बताइए मुझे? 10, बरोबर। यस सर। अंदर Yes. घुसेगा, मेन के अंदर सबसे पहले क्या बोलता है बताइए? x का वैल्यू 10 प्रिंट करो। हाँ, तो कहना है x का वैल्यू 10 प्रिंट होगा, नीचे क्या बोल रहा है बताइए? x + 1 11। x का वैल्यू क्या बनेगा? 11, बाद में किसके पास जाएगा? A के a पास डेफिनेटली बरोबर, क्या प्रिंट करेगा? Yes, sir. X का वैल्यू हाँ, लेकिन x का वैल्यू क्या है करंटली? 11. 11। 11 को प्रिंट करेगा, मतलब समझा क्या? सारे फंक्शन उसको यूज करते हैं। आगे ये क्या बोलता है? X प्लस प्लस x विल बिकम 12. 12 हो गया उसका खत्म, वापस आएगा। अच्छा नीचे इधर x को प्रिंट करना है, x को नीचे क्या बोलता है बताइए? 12 को प्रिंट करो। x को प्रिंट करो, मतलब कहना से 12 को प्रिंट करो, रिटर्न 0 में फंक्शन के बाहर। मेरा आउटपुट दिख रहा है क्या सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर मतलब एक्सटर्न वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जिनको सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं, सारे फंक्शन चेंज भी कर सकते हैं, और पूरे प्रोग्राम में किधर भी मैं उनको यूज कर सकता हूं। ऐसे वेरिएबल को मैं क्या बोलूंगा? एक्सटर्न वेरिएबल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। पक्का? यस सर टॉपिक का नाम Yes, sir. लिखिए स्टोरेज क्लासेस। नीचे टेबल बना दीजिए, टेबल वही है जो मैंने आपको बताया था।
Done, sir. टेबल हुआ सबका लिख के? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आई वांट स्टैटिक का और एक्सटर्न का एग्जांपल विथ आउटपुट आप लिखिए। बस स्टैटिक और एक्सटर्न का मतलब मोर स्पेसिफिकली जो भी ग्रीन में है ना वो। Okay, is it done, everyone? Yes, sir. No, sir. I want you to write static का example and extern का example. Done, sir. Okay, Done, so sir. those who have completed can leave the session. हम लोग अपने थर्सडे के लेक्चर में अपने मॉड्यूल नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे। चलिए। Is it done, Thank you, everyone? sir. Shall I stop my screen sharing? Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, thank you very much, student. Bye. Take care. Thank you, sir. Yes. Yes, sir.